हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। इससे पहले की वीडियोस में हम लोग बात कर चुके हैं संसार की भाषाओं के वर्गीकरण के बारे में। हमने भारोपीय परिवार के बारे में पढ़ा था और उसके बाद की वीडियो में हमने बात की थी प्राचीन आर्य भाषाओं में वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली और प्राकृत भाषा के बारे में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्यकालीन आर्य भाषाओं की अंतिम अवस्था के बारे में। इसके बाद हमारी प्राचीन आर्य भाषाएं और मध्यकालीन भाषाओं का हिस्सा खत्म हो जाएगा और अब आने वाली भाषाएं होंगी आधुनिक आर्य भाषाएं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। अपभ्रंश मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी और अंतिम अवस्था। इसका समय काल कहाँ से माना जाता है? 5वीं सदी से लेकर 1000 ईस्वी तक माना जाता है। हालांकि कुछ विद्वानों का मत यहाँ पर भी वेरी करता है। कुछ विद्वान मानते हैं कि 5वीं सदी से लेकर 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश भाषा का समय लगता है और उसके ठीक बाद अवहट्ट भाषा 12वीं शताब्दी तक चलती है और अवहट्ट भाषा आधुनिक हिंदी में परिवेशित हो जाती है। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि अपभ्रंश भाषा ही 5वीं सदी से लेकर 11वीं-12वीं सदी तक बोली गई और उसके बाद ये भाषा पुरानी हिंदी में परिवर्तित हुई और पुरानी हिंदी हमारी आधुनिक आर्य भाषाओं में परिवर्तित हुई। अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मानना है। तो चलिए देखते हैं। अपभ्रंश शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है भ्रष्ट, यानी कि भ्रष्ट शब्दों से बनी भाषा ही अपभ्रंश भाषा है। व्याडी, पतंजलि, हेमचंद्र और दंडी ये चारों हमारे भाषा के बहुत बड़े विद्वान रह चुके हैं। आदि प्रमुख भाषा शास्त्रियों की व्याख्या से प्रतीत होता है कि जिस भाषा के शब्द संस्कृत के मानक शब्दों से विकृत हुए हों। यह तो आप जानते हैं कि भाषा के सरलीकरण के द्वारा ही हमारी भाषाएं परिवर्तित होती रही। वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत सरलीकरण हुआ, लौकिक संस्कृत से आगे पाली और प्राकृत, धीरे धीरे शब्द क्या हुए? सरलीकृत हुए और धीरे धीरे परिवर्तित होते रहे। तो यही बात यहाँ पर व्याडी, पतंजलि और हेमचंद्र जैसे विद्वानों का कहना है कि संस्कृत भाषा से जो शब्द परिवर्तित हुए, विकृत हुए, वो आगे चलकर भ्रष्ट शब्द कहलाए और इन्हीं भ्रष्ट शब्दों की मदद से जो हमारी भाषा बनी वो हमारी अपभ्रंश भाषा कहलाई। वाक्यपदियम में भर्तृहरि ने बताया था कि सर्वप्रथम व्याडी ने संस्कृत के मानक शब्दों से भिन्न संस्कारच्युत, भ्रष्ट और अशुद्ध शब्दों को अपभ्रंश कहा है। देखिए क्या कह रहे हैं वाक्यपदियम में भर्तृहरि ये नाम बहुत प्रसिद्ध रहा है हमारे साहित्य में, खासकर संस्कृत साहित्य में। भर्तृहरि एक बहुत बड़े राजा थे। ऐसा इनके बारे में एक स्टोरी है कि कहा जाता है शुरू में जो ये भर्तृहरि राजा थे ये श्रृंगार रस में बहुत ज्यादा डूबे रहते थे, भोग विलास में डूबे रहते थे। तो इन्होंने एक श्रृंगारी ग्रंथ की रचना की थी जिसको इन्होंने श्रृंगार शतक कहा था। 100 दोहे श्रृंगार के ऊपर लिखे थे। इसके बाद ये इन्होंने वैराग्य धारण कर लिया और ऐसा वैराग्य धारण किया कि उसके बाद सीधा वैराग्य शतक, जिसमें वैराग्य कैसे आप ग्रहण करेंगे उसके बारे में 100 दोहों का इन्होंने ग्रंथ बनाया। तो यही भर्तृहरि क्या कहते हैं कि सबसे पहले व्याडी ने संस्कृत के मानक शब्दों से उन शब्दों को हटाकर जो शब्द संस्कृत से विकृत हो गए हैं और उन संस्कृतच्युत, भ्रष्ट और अशुद्ध शब्दों को क्या कहा? अपभ्रंश भाषा कहा। कालक्रम की दृष्टि से अपभ्रंश मध्यकालीन आर्य भाषाओं की तीसरी और अंतिम व्यवस्था मानी जाती है। अपभ्रंश को ग्रामीण भाषा, देसी भाषा, अभीर और अभीरोक्ति इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। ये बहुत जरूरी है, पेपर में पूछा जाता है कि हेमचंद्र ने अपभ्रंश भाषा को क्या कहा है? तो हेमचंद्र ने ग्रामीण भाषा नाम से अपभ्रंश का प्रयोग किया है अपने ग्रंथ में। ऐसी देसी भाषा और अभीर भाषा किसने कहा है? दंडी। अभीरों की भाषा इसे कहा जाता था। अपभ्रंश जो शब्द है, जो ये भाषा है, ये अभीर लोग, कबीलाई लोग बोला करते थे, इसलिए इसे अभीरोक्ति भरत मुनि ने कहा है। इसका समय पाली प्राकृत के बाद 500 से प्रारंभ होता है तथा लगभग 11वीं-12वीं शताब्दी में यह पुरानी हिंदी में परिवर्तित हो जाती है। पुरानी हिंदी से आधुनिक आर्य भाषा का और इन्हीं पुरानी हिंदी से आधुनिक आर्य भाषा का आरंभ माना जाता है। देखिए क्या है, पतंजलि के महाभाष्य में अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रमाणिक प्रयोग हुआ है। ये प्रश्न पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है पेपर में कि पतंजलि का सबसे पहला प्रमाणिक प्रयोग कहाँ हुआ है। आगे बढ़ते हैं। पतंजलि के महाभाष्य में अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रमाणिक प्रयोग हुआ है। ये पेपर में पूछा जाता है कि सबसे पहला प्रमाणिक प्रयोग कहाँ माना जाता है, तो पतंजलि के महाभाष्य में। और किस रूप में किया गया? अपभ्रंश शब्दों को अपशब्दों के समानार्थी माना गया है। अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का स्पष्ट और सुव्यवस्थित विवेचन हेमचंद्र ने किया है। इसीलिए इन्हें पाणिनि भी कहा गया। प्राकृत भाषा का पाणिनि भी नहीं कहा गया, अपभ्रंश भाषा का भी हेमचंद्र ने ही व्याकरण लिखा है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विद्वानों के क्या क्या मत हैं। ये मत बहुत पूछे जाते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी जो मत है वो उदय नारायण तिवारी और भोलानाथ तिवारी का है। क्या कहते हैं? अपभ्रंश शब्द का भाषा के अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग चंड नामक एक कवि हुए हैं। उन्होंने 6वीं सदी में प्राकृत लक्षण, उनका एक ग्रंथ रहा है प्राकृत लक्षण, उसमें किया है। रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं? ये तो आपने अपना अगर हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा होगा तो ये पंक्तियां आपको रटी हुई होंगी कि
अपभ्रंश नाम पहले बल्लवी के राजा धारसेन द्वितीय, देखिए कि धारसेन द्वितीय पेपर में पूछा जाता है, एक बार ऑप्शन दिया गया था धारसेन द्वितीय है या तृतीय है या चतुर्थ है, तो धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। और क्या कहते हैं ये धारसेन द्वितीय, कि जो इनके पिता है, इनके पिता गुहसेन नाम था, वो 3 भाषाओं संस्कृत और प्राकृत और अपभ्रंश, इन तीनों का कवि इन्होंने अपने पिता को कहा है। तो सबसे पहले हमें कहाँ मिलता है, सबसे पहला कौन सा शिलालेख मिलता है हमें, बल्लवी के राजा धारसेन द्वितीय का। अब देखिए अपभ्रंश के स्रोत के बारे में कि अपभ्रंश भाषा का स्रोत हमें कौन कौन से मिलते हैं, इसके बारे में पता कहाँ से चलता है। अपभ्रंश की पहचान के लिए आधुनिक भाषा विज्ञान के पास 2 तरह के स्रोत हैं, एक तो जो राजाओं के शिलालेख लिखे गए हैं और जो दूसरी साहित्य पुस्तकें लिखी गई हैं। तो देखिए 8वीं शताब्दी में सिद्ध साहित्य के विकास में पूर्वी प्राकृत मिश्रित अपभ्रंश, जिसे कि आपने रामचंद्र शुक्ल की किताब में भी देखा होगा, वो कि विक्रम के 7वीं सदी से इस भाषा का आरंभ मानते हैं। बाद के समय में बौद्ध, रासो तथा विशेषकर जैन साहित्य की रचनाओं में अपभ्रंश के उदाहरण मिलते हैं हमें। इसमें महापुराण, जसहर चरित और राय कुमार चरित, ये तीनों किसकी रचनाएं हैं, पुष्पदंत नाम के एक कवि हैं, 10वीं शताब्दी के आसपास ये हुए हैं। महापुराण, जसहर चरित और राय कुमार चरित यानी नाग कुमार चरित, ये 3 इनकी रचनाएं हुई है। इसमें जिनदत्त कहा, भविष्यत कहा भी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, किसकी है, धनपाल की है। और पाहुण दोहा मुनिराम विजय की ये रचना है। इत्यादि रचनाओं में अपभ्रंश भाषा अपने सबसे ज्यादा विकसित रूप में हमें देखने को मिलती है। कालिदास के नाटकों में, खासकर जो विक्रम उर्वशीन का नाटक है, इसमें जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो अपभ्रंश भाषा का प्रयोग करते हैं और जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ये सारे हमारे अपभ्रंश भाषा के स्रोत हैं। अब देखते हैं अपभ्रंश के भेद के बारे में। अलग अलग विद्वानों ने अपभ्रंश के अलग अलग भेद बताए हैं, कईयों ने 2 बताए हैं, कईयों ने 3 बताए हैं। ये देखना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। सबसे पहला मत है वो नामी साधु का, इन्होंने कितने माने, 3 भेद माने हैं। कौन कौन से, उपनागर, आभीर और ग्राम्य, 3 भेद माने हैं। ऐसे ही मार्कंडेय ने अपने ग्रंथ प्राकृत सर्वस्व में नागर, उपनागर और ब्राचड़, इन तीन भेदों का वर्णन किया है। याकोबी का मत भी बहुत माना जाता है। इन्होंने अपने सप्तकुमारचर्यों में पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी 4 भेद किए हैं। तगारे एक पाश्चात्य विद्वान हुए हैं, इन्होंने ग्रामर लिखा था, अपभ्रंश का ग्रामर लिखा था, किस नाम से, हिस्टोरिकल ग्रामर ऑफ अपभ्रंश नाम से। इन्होंने 3 भेद किए हैं, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी। और नामवर सिंह का मत बहुत बार माना जाता है। भाषा के इन्होंने अपभ्रंश भाषा के केवल 2 भेद किए हैं, कौन कौन से, पूर्वी और पश्चिमी। इसके अलावा एक जो सबसे ज्यादा जरूरी मत है, धीरेन्द्र वर्मा जी का मत है। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जितने भी प्राकृत थे उन्हीं प्राकृत के रूपों से अपभ्रंश भाषा के रूपों का विकास हुआ। 5 प्राकृत के रूप में, उसी से 5 अपभ्रंश भाषाएं जो क्षेत्रीय बोली है वो विकसित हुई हैं। कौन कौन सी देखते हैं, देखिए सबसे पहले सौरसैनी प्राकृत, जिससे कि सौरसैनी अपभ्रंश का विकास हुआ। पैसाची प्राकृत से पैसाची अपभ्रंश का विकास हुआ। मागधी प्राकृत से मागधी अपभ्रंश का विकास हुआ। अर्धमागधी से अर्धमागधी अपभ्रंश और महाराष्ट्रीय प्राकृत से महाराष्ट्रीय अपभ्रंश का विकास हुआ। अब जान लेते हैं इसकी व्याकरणिक विशेषताओं के बारे में क्या रही हैं। सबसे पहले उकार बहुला भाषा रही है, उ शब्द का प्रयोग बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। और टा वर्ग प्रधान भाषाएं, का, च, टा, ता, पा, ये जो हमारे वर्ग हैं, इन वर्ग में का जो टा वर्ग है, इस टा वर्ग का प्रयोग सबसे ज्यादा हमें अपनी अपभ्रंश भाषा में देखने को मिलता है। दूसरा द्वित्वीकरण की प्रक्रिया, ये तो हम पाली से लेकर प्राकृत से लेकर अब तक पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कि चक्र का चक्का हो गया, का द्वित्वीकरण हो गया। द्वित्वीकरण के अलावा एक और था जिसे कि अकारण द्वितीकरण कहा गया, वो भी इसमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अवहट्ट भाषा में तो बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है, वो हम अभी आगे चलकर पढ़ेंगे। इसके अलावा दीर्घीकरण की प्रक्रिया, जैसे कि कम है तो इसमें जो ये माँ है ये पूरा बन गया है, दीर्घ हो गया है, जैसे कि काम। ए और ओ का अभाव मिलता है हमें अपभ्रंश भाषा में, ए और ओ ये हमें शब्द नहीं मिलते हैं और ये बहुत ज्यादा जरूरी है, हर बार के पेपर में पूछा जाता है। णा का प्रयोग यहाँ बहुत ज्यादा हुआ है, ना नहीं मिलता है, इसीलिए तो किशोरीदास वाजपेयी ने इसे राणा भाषा भी कहा है। और अपभ्रंश में वचन भी 2 मिलते हैं हमें, लिंग भी 2 मिलते हैं। बाकी की सारी विशेषताएं इसमें प्राकृत भाषा के समान ही है, क्योंकि प्राकृत से ही विकसित हुई है। तो ये इसकी व्याकरणिक विशेषताएं हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है, जो हमें याद रखनी है, पेपर में पूछी जाती है। अब देखते हैं अवहट्ट, मध्यकालीन आर्य भाषा की अंतिम अवस्था। देखिए अवहट्ट और अपभ्रंश को लेकर विद्वानों के बीच में बहुत मतभेद रहा, बहुत लंबे समय तक भाषा वैज्ञानिकों का इस पर विशेष चिंतन मनन होता रहा। कुछ विद्वान हैं जो इस भाषा को सरे से नकारते, कहते हैं अवहट्ट बस कुछ किताबों में हमें नाम देखने को मिलता है, ये बस एक भाषाई अवस्था हो सकती है, कोई स्वतंत्र भाषा नहीं हो सकती है। लेकिन साहित्य के इतिहास में एक कवि हुए जिन्होंने की इस भाषा के बारे में अपने कई ग्रंथों में लिखा, और एक तो उनका बहुत ही फेमस है देशिल बहिणा, सब जनमिट्टा, आप लोगों ने पढ़ा होगा। उनकी वजह से भाषा का ये जो अवहट्ट रूप है इसको विद्वानों की तरफ से सहमति दी गई। देखते हैं क्या लिखा है, चलिए देखते हैं क्या है।
अवहट्ट शब्द संस्कृत शब्द अपभ्रष्ट का ही तद्भव रूप है। देखिए, अपभ्रंश और अवहट्ट दोनों ही संस्कृत के शब्दों के जो विकृत रूप है इनके लिए प्रयोग किया जाता है। इस संबंध में यह समस्या है कि अपभ्रंश और अवहट्ट दोनों समानार्थी शब्द हैं, क्योंकि दोनों ही भ्रष्ट भाषा को व्यक्त करते हैं। इसीलिए स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है कि क्या अवहट्ट अपभ्रंश से अलग एक स्वतंत्र भाषा है। यह समस्या इसलिए भी और जटिल हो जाती है क्योंकि उस काल के जितने भी कवियों और विद्वानों ने तात्कालिक भाषाओं के नाम गिनाए हैं, जैसे कि पतंजलि हो गए या फिर व्याडी हो गए, हेमचंद्र हो गए, इनमें से ज्यादातर लोगों ने अपभ्रंश का नाम प्रयोग किया है। अवहट्ट का नाम हमें बहुत कम जगह पे देखने को मिलता है। इसीलिए विद्वानों के बीच में काफी लंबे समय तक यह बहस होती रही कि ये कोई भाषा है ही नहीं। किसी ने भी इन दोनों का नाम एक साथ नहीं लिया, या तो अपभ्रंश भाषा का अपभ्रंश शब्द का प्रयोग होता रहा या अवहट्ट शब्द का प्रयोग होता रहा। काफी लंबे समय तक तो विद्वानों के बीच में ये मतभेद रहा, लेकिन आधुनिक भाषा विज्ञान में जब कई सारे अनुसंधान हुए, कई सारे खोजें हुई, तो ये साबित हो चुका है कि अब अवहट्ट भाषा कोई शैली नहीं है, यह एक स्वतंत्र भाषा है और साहित्य में बहुत लंबे समय तक इस भाषा का प्रयोग होता रहा। कौन कौन सी प्रमुख साहित्यिक रचनाएं हैं, तो देखिए, संदेश राशक तथा कीर्तिलता इस भाषा के संबंधित दो प्रमुख रचनाएं हैं। संदेश राशक किसका है? अद्दामाण यानी अब्दुल रहमान नामक एक रचयिता हुए हैं जिन्होंने संदेश राशक लिखा है। यह विक्रमपुर की किसी वियोगिनी की कथा इसमें है। और कीर्तिलता के बारे में तो आप जानते ही हैं, विद्यापति की एक बहुत मशहूर रचना है कीर्तिलता। ये दोनों रचनाएं हैं जो अवहट्ट भाषा की प्रमुख रचनाएं। इसके अतिरिक्त वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर की ये रचना है, और प्राकृत पैंगलम के कुछ अंश तथा बाहुबली राश आदि ये सब स्त्रोत माने जाते हैं अवहट्ट भाषा के। कीर्तिलता में तो विद्यापति ने स्पष्टतः संस्कृत की तुलना में अवहट्ट भाषा को वरीयता दी है। व्याकरणिक विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। देखिए, णा की जगह ना वापिस आ गया। जो ना ध्वनि थी ये अवहट्ट अवस्था में ही हमारे साहित्य में वापिस आई थी, बहुत जरूरी है। अपभ्रंश के सभी स्वर के अतिरिक्त अवहट्ट के दो अतिरिक्त स्वर कौन कौन से? ए और औ, ये अवहट्ट में ही हमें वापिस प्राप्त हुए। संस्कृत में ये दोनों क्या थे? संयुक्त अक्षर थे और ऐ और औ के रूप में प्रयोग किए जाते थे, लेकिन ये अवहट्ट में पहली बार सरल स्वर बनकर हमारे सामने आए। इसके अलावा क्षतिपूरक दीर्घीकरण की प्रक्रिया ये तो काफी समय से चल रही थी, अवहट्ट की अवस्था में भी चलती रही। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ लगाने की प्रवृत्ति समाप्त होने लगी। जो स्त्रीलिंग शब्द आकारांत थे वो अब अकारांत होने लगे, जैसे कि शिक्षा का क्या हो गया? सीख हो गया। अगला, संस्कृत के संयुक्त व्यंजनों का द्वित्वीकरण प्राकृत से ही चला आ रहा था, जैसे कि कपूर का कर्पूर हो जाना, कपूर हो जाना। यह क्रिया अवहट्ट में भी चलती रही। कहीं कहीं व्यंजनों के अकारण द्वित्वीकरण बहुत ज्यादा जरूरी है। अकारण द्वित्वीकरण भी दिखता है, जो अवहट्ट की एक विशेषता है। अगर आप एमए का सिलेबस पढ़ेंगे, उसमें एक हिस्सा लगा है पृथ्वीराज रासो का, कैमासवद में आपको ये प्रवृत्ति साफ साफ देखने को मिलेगी, जैसे कि अवहट्ट भाषा में अकारण द्वितीकरण की प्रक्रिया में देखने को मिलती है। जैसे कि कमान शब्द का हो गया कमाण, दुकान शब्द का हो गया दुकान। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। संज्ञा के स्तर पर कौन कौन सी विशेषताएं देखने को मिलती हैं? देखिए, सबसे पहले सरलीकरण की प्रक्रिया जो कि लगातार चलती आ रही थी, इस स्तर पर भी चलती रही। जैसे कि सभी प्रतिपदिक स्वरांत हो गए व्यंजनांत के स्थान पर। जो ये व्यंजनांतता की प्रवृत्ति थी ये पूर्णतः लुप्त हो गई। इसके अलावा प्रतिपदिक अकारांत होने लगे, इससे रूप रचना और आसान हो गई। तद्भव शब्दों का प्रयोग अवहट्ट भाषा में बहुत अधिक हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा देशज शब्दों का बहुत ज्यादा प्रयोग, साहित्य में सर्वाधिक देशज शब्द अवहट्ट अवस्था में ही प्रयोग किए गए। इसके अलावा विदेशी शब्द, विदेशी कौन कौन सी भाषाओं के? अरबी, फारसी और तुर्की भाषाओं के जो शब्द थे वो हमारे साहित्य में बहुत अधिक प्रयोग होने लगे और तत्सम लगे। देखिए, तत्समीकरण की प्रवृत्ति हम प्राकृत अवस्था के दौरान पढ़ चुके कि दोबारा से शब्दों का तत्समीकरण होने लगा था। तो यही प्रवृत्ति हमें अवहट्ट भाषा में भी देखने को मिलती है। तो ये हो गई अवहट्ट की महत्वपूर्ण व्याकरणिक विशेषताएं। इसके अलावा पेपर में और कुछ नहीं पूछेगा, हमें बस इतना ही तैयार करना है, यही सब बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगली वीडियो में हम मिलेंगे आधुनिक आर्य भाषाओं के विषय के साथ।